थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। हमने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इसलिए मैं वीडियो थोड़ी लेट डालता हूँ। कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, बाय द वे, एंजॉय द वीडियो। अब शुरू होता है चैप्टर 967 रेवलेशन। कोल्ड विंड्स रात के प्लेटफॉर्म पर क्रूरता से बह रही थीं। हवा के तेज झोंकों में लटकती गैस लैंप्स जोर जोर से झूल रही थीं। धुंधले की रोशनी कभी लंबी होती, कभी सिकुड़ जाती, और इस बीच पटरियों पर खड़ी स्टीम लोकोमोटिव अपने विशाल ठंडे जिस्म के साथ कभी अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाती तो कभी अचानक उभार आती। मंजर में एक अवर्णनीय सन्नाटा और मौत का एहसास तैर रहा था। तभी ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए। रेलवे कंपनी का ड्यूटी मैनेजर नीले कोट में एक लैंप पकड़कर उन्हें उस पुरानी और परित्यक्त लगती ट्रेन तक ले जा रहा था। कुछ गड़बड़ हुई है, वो हकला रहा था। पैसेंजर उतरने के बाद पूरा स्टाफ, ड्राइवर और कंडक्टर सहित, वापस कैरेज में चला गया और फिर कोई बाहर नहीं आया। मैंने लोगों को भेजा कि उन्हें आराम के लिए बाहर बुलाए, पर वो लोग दौड़ते हुए वापस आए, ऐसे जैसे कोई बीमारी चिपक गई हो। बस चिल्लाते रहे, सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। उसके कांपते शरीर और टूटी आवाज से साफ था कि वो अंदर से टूट चुका है। पुलिस वालों ने एक दूसरे को कड़ी नजर से देखा और सबने अपने होल्स्टर्स पकड़ लिए, जैसे जरा सी आहट उन्हें ट्रिगर दबाने पर मजबूर कर देगी। टैप, टैप, टैप। चमड़े के जूतों की कठोर फर्श पर गूंजती आवाजें उनकी बेचैनी बढ़ाती जा रही थीं। गैरेज में घुसते ही गैस लैंप्स और लैंटर्न्स की रोशनी ने दृश्य को उजागर कर दिया। हर रो में दो दो लोग बैठे हुए थे, बाएं और दाएं, खिड़कियों से दूर। ट्रेन स्टाफ, पुरुष और महिला, नीली यूनिफॉर्म में कुर्सियों पर टेक लगाए, बिल्कुल स्थिर, चेहरे पीले, आंखें खुली, और सबसे भयानक, सभी के होठों पर वही अजीब चौड़ी मुस्कान, 8 दांत साफ दिखते हुए। इस समान मुस्कान को देखकर पुलिस के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। किसी ने सांस अंदर खींची, फिर रोक ली, जैसे सांस लेने से भी इन मुस्कुराते शवों को चुभन हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने मुश्किल से खुद को संभाला और बोला, जाकर जांच करो कि क्या ये सच में मर चुके हैं। ड्यूटी मैनेजर और कुछ कांस्टेबल्स आगे बढ़ गए। बाकी पुलिसकर्मी रिवॉल्वर्स निकालकर चौकन्ने खड़े रहे। कुछ मिनट बाद कैरेज के सुदूर छोर से कांस्टेबल चिल्लाया, कंफर्म्ड, सब मर चुके हैं। ड्यूटी मैनेजर कांपते हुए बोला, 2 लोग गायब हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। उसने आदेश दिया, बॉडीज को अभी इसी हालत में रहने दो, सुबह ऑटोप्सी होगी। 2 टीम बनाओ, एक कंडक्टर और ड्राइवर को ढूंढेगी, दूसरी क्लूज तलाशेगी। सुबह होने पर पैसेंजर से पूछताछ शुरू की जाएगी। अचानक कैरेज में ठंडी हवा का झोंका चला। गैस लैंप्स डोल उठी। इंस्पेक्टर फिर बोलने ही वाला था कि उसकी सांस अटक गई। सभी कॉप्स कर्मचारियों की आंखें अभी भी खुली थीं। चेहरा पीला था, पर उनके होंठ अब बंद थे। 8 दांत गायब। लग्जूरियस होटल रूम में वॉल लैंप्स की रोशनी में गर्मन स्पैरो, क्लेन, सिंगल सीटर पर बैठा था। बगल में एंजो और सामने कल्टिस्ट मैरियोनेट्स, वही लोग जिन्होंने स्टीम लोकोमोटिव पर मास सैक्रिफाइस कराने की कोशिश की थी। क्लेन ने गहरी आवाज में पूछा, किसने तुम्हें ये बलि कराने को कहा? सीक्वेंस 4 में बढ़ने के बाद उसके पास स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर ज्यादा कंट्रोल था। वो मैरियोनेट्स के मन की सतही चेतना पढ़ सकता था और कुछ हद तक स्पिरिट चैनलिंग जैसा कर सकता था। कंडक्टर ने खाली आंखों से कहा, ये गॉड का रेवलेशन था। कौन सा गॉड? क्लेन ने चाय का घूंट पिया। गॉड, गॉड ही है, और कोई नहीं, कंडक्टर ने कहा। क्लेन ने कप नीचे रखकर पूछा, ही ने रेवलेशन कैसे दिया? क्या कहा? कंडक्टर की आवाज भक्ति से भर गई। ही ने डिवाइन आइटम के जरिए आदेश दिया कि कई लोगों की बलि दो, और इसके बदले ही हमें हिज किंगडम में अमर जीवन देगा। क्लेन के मन में तेजी से विचार चले। सैक्रिफाइस, न्यूमिनस एपिस्कोपेट, रोज स्कूल ऑफ थॉट, या कोई तीसरा? कौन सा डिवाइन आइटम? क्लेन ने पूछा। ड्राइवर ने लाल उभार वाले चेहरे वाले आदमी की तरफ देखा। वो इनर पॉकेट से एक छोटा क्लॉथ डॉल निकालता है। घटिया काम, टेढ़ी आंखें, टेढ़ा मुंह। गॉड इसके जरिए आदेश देता है। मैंने इसे फ्ली मार्केट से खरीदा था, वो मोनोटोन में बोला। क्लेन ने डॉल को एंजो से जांचने को कहा, कुछ नहीं मिला। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज थीं। या तो कोई पास ही इस डॉल के बहाने गॉड बन रहा था, या कोई हायर एग्जिस्टेंस ने आइटम को मार्क किया था। क्लेन ने डॉल को खिड़की के पास डेस्क पर रखवा दिया। फिर वो खुद
और एंजो अपने मैरियोनेट्स के रूप में बदल गए, जैसे वे भी ट्रेन स्टाफ हों। रात और गहरी हो गई। तभी क्रिम्सन मूनलाइट में नहाए डेस्क पर वो टेढ़ी आंखों और टेढ़े मुंह वाले कपड़े का गुड़िया धीरे धीरे अपने हाथ पांव हिलाने लगा और खड़ा हो गया। अब शुरू होता है चैप्टर 968 डिसेंडिंग सेंट। कपड़े के गुड्डे ने अपनी निर्जीव आंखें ऊपर उठाईं और फिर सधा हुआ खड़ा हो गया। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां क्रिम्सन मूनलाइट की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। वहीं लंपट गाल वाले आदमी और बाकी कल्टिस्ट चुपचाप खड़े थे, पर अब वे अपने सिर झुकाकर भक्ति में हाथ उठाए बैठ गए, जैसे किसी रेवलेशन को श्रद्धापूर्वक सुन रहे हों। 2-3 सेकंड के भीतर गुड्डा पूरी तरह खड़ा हो गया। जैसे ही वो अपनी जीभ रहित मुंह खोलकर एक आवाज निकालने वाला था, उसकी हरकतें अचानक जड़ हो गईं, जैसे कोई सख्त जंग लगा रोबोट। छिपे हुए कल्टिस्ट्स के बीच क्लाइन ने देखा कि गुड्डे से एक अजीब स्पिरिचुअलिटी थ्रेड निकल रही है। बिना हिचके उसने उसे कंट्रोल किया। दीवार की लैंप से जगमगाते कमरे की रोशनी एकदम मंद पड़ गई। वो टेढ़ी आंखों और मुंह वाला कपड़े का गुड्डा जैसे ही कांच की टेबल पर झुकने लगा, उसका सहारा खत्म होकर वो बेजान हो गया। सड़क पर हजारों मीटर दूर तक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स के बीच क्लाइन का स्पिरिट थ्रेड अचानक उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। जो शक्ति गुड्डे के जरिए उतरी थी, वो 2 सेकंड से भी कम में उसकी रेंज से बाहर भाग गई। फुसफुसी ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। रग की तरह बिछी कालीन खींच गई और लंपट गाल वाले आदमी और बाकी कल्टिस्ट गिर पड़े। सिर्फ वो बदल छुपा क्लाइन समय पर कूदकर बच निकला। विनर एंजो आराम से कालीन के किनारे पर खड़ा रहा, बिल्कुल अप्रभावित। हवा के बीच कालीन ने लपेटकर कुछ कल्टिस्ट्स को गले से कस लिया। टेबल पर रखी फाउंटेन पेन्स अपने कैप खोलकर स्वतः उड़ पड़ी और लंपट गाल वाले के गर्दन पर टूटकर घुस गईं। एक भी जगह बची नहीं। एक वुडन चेयर फट पड़ी और उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ते हुए बाकी कल्टिस्ट्स पर बिखर गए। दीवार के पास लगी लैंप की पाइप फट गई और गैस जैसी सिसकने लगी। सोफे की कढ़ी चादर उठकर खुद को एक रूप की तरह मोड़कर ट्रेन कंडक्टर के गर्दन पर लिपट गई। फर्श की कुछ टाइलें हवा में उठकर नीचे से कुछ लोगों को चुभ गईं। एक पल में कमरे की हर चीज शत्रु को मारने वाली बन गई, जैसे सभी चीजों को जिंदा कर दिया गया हो। क्लाइन बचने की कोशिश करता है, पर उसकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, कोट और हैट जैसे खुद चलकर उसे जकड़ लेते हैं। वो जैसे ठहर कर पड़ गया हो। वो जोर से एक आवाज निकाले, पाह। उसने उंगली से तर्जनी फोड़ने की आवाज का नाटक किया और उसी पल से उसके कपड़ों से स्कारलेट फ्लेम्स फूट पड़ीं। आग ने उसकी बॉडी घेर ली और उन्हीं बंधनों को झेलते हुए उसने खुद को छोड़ाया। पर दूसरी सोफे की चादर उठकर किसी आकृति की तरह लिपट गई और क्लाइन की आंखों के सामने वो दृश्य एकदम बदल गया। उसने महसूस किया उसे किसी ईविल स्पिरिट ने पोजेस किया है। पहले भड़कने वाली आग अब उसके कपड़ों और शरीर को भस्म कर चुकी थी और वो काली सी कागज जैसी आकृति बनकर रह गई थी। उस काले कागज के पीछे पंखों से ढका हुआ एक पैटर्न उभरा, एक अजीब, एक सॉरल और इल्यूजरी एहसास। ये वही म्यूटेटेड पेपर फिगरीन था जिस पर आर्टिफिशियल डेथ का औरव चढ़ा था। क्लाइन जानता था कि गुड्डे के म्यूटेट होने के सिर्फ 2 कारण हो सकते थे। या तो जिसने भगवान बनकर दाखिल किया था वो पास ही उतरा और मौतों का एहसास पाकर लड़ाई में कूद पड़ा, यानी एक जाल, या फिर जो गुड्डा इस्तेमाल कर रहा था वो सचमुच कोई सीक्रेट अस्तित्व था जिसने पहले से ही अपना उतरना तय कर दिया था और अगली रेवोल्यूशन के लिए सेट कर रखा था। और चाहे जो भी हुआ हो, खतरा था। क्लाइन ने पहले से ही पेपर फिगरीन को आयरन सिगार केस में रखा था और अपने मैरिनेट को आम आदमी जैसा दिखाकर लक्ष्य को उसे ही ओन करने का लालच दिया था। पर अब पोजेशन टारगेट गुड्डे से पेपर फिगरीन पर आ गया था। स्कारलेट फ्लेम्स फिर छटकने लगीं। काला कागज फीका पड़ा, फिर बैंगनी सा पीला और पीलापन छटकर हल्का सफेद भूरे रंग में बदल गया। एक तेज सी कराह निकली और खिड़की पर क्रिम्सन मूनलाइट का आफ्टर इमेज चमक उठा। ठीक उसी समय कमरे में जिंदा हुई सभी चीजें गिर पड़ीं और बेजीव हो गईं। एंजो के चारों तरफ अब आग की बूंदें घिरी हुई थीं, पर वो सुरक्षित रहा। उसी पल दक्षिणी महाद्वीप के उत्तरी बंदरगाह शहर में लोग अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि उनके घरों की खिड़कियों और दीवार लैंप की सरफेस कुछ पलों के लिए मध्यम हुई और फिर सामान्य हो गई। फायरप्लेस की आग कभी बढ़ी, कभी घटी। किचन के अवशेष कभी जल उठे, कभी बुझ गए। इसी दौरान एक्टिविटी रूम में बैठे प्राइमोडियल मून के श्रद्धालु बिना किसी परवाह के प्रार्थना कर रहे थे। वे नहीं देख रहे थे कि बाहर हवा में क्या हलचल हो रही है। अज्ञात समय के बाद क्रिम्सन चांद की रोशनी थोड़ी और चमकीली हुई। एक हल्का पर्दा सा शहर पर छा गया।
फिर वो सामान्य पर लौट आई और अचानक एक सिल्वर कैंडल की लौ पर स्कारलेट फ्लेम उठ खड़ा हुआ। एन्जो वहां से निकलकर अचानक गेरमन स्पैरो में बदल गया। हाल ही में जो हुआ, जब क्रिम्सन मून चमकीला हुआ था, तब उसने अपना टारगेट खो दिया था। उस डेमीगॉड ने जो गुड्डा पकड़ा था वो अब आर्टिफिशियल डेथ के म्यूटेटेड पते पर गिरा, पर उसकी शक्ति और तरकीबें क्लाइन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं। क्लाइन एक बात की पुष्टि कर सका, ये कोई एंजल नहीं था। शक्ति और स्तर एंजल से कम थे, और जो क्रिम्सन मून की बोरोइंग थी, ये या तो किसी सील्ड आर्टिफैक्ट से या किसी मिस्टिकल आइटम से हो सकती थी। डेमीगॉड जिसने गुड्डा पकड़ा था, उसने मान लिया था कि अब उसके पास विपक्षी को नष्ट करने का मौका है, पर तब उसे पता चला कि विरोधी के पास अधिक विविध और ताकतवर साधन थे। क्लाइन एक्टिविटी रूम की ओर बढ़ा, जहां कुछ भक्त प्राइमोडियल मून की चौकसी में प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग उस ट्रेन के कल्टिस्ट से ज्यादा औपचारिक पैरिश मेंबर्स लग रहे थे। वे जानते थे वे किसको पूछते हैं। एक एक कदम बढ़ाते हुए क्लाइन ने शांत चाल से भीतर दाखिल किया। उसकी बिजार सॉर्सरर की शक्तिशाली इल्यूजन के कारण उन लोगों ने उसे उतरा हुआ ऑरेकल समझ लिया। उसके सिर के ऊपर एक जगमगाता मून हेलो दिखाई दिया। भक्तों ने श्रद्धा से घुटने टेक दिए। क्लाइन ने सीधे प्रश्न किया, गहरी आवाज में, पहले जिस सेंट से तुम मिले उसका नाम क्या था? एक भक्त थोड़ा हक्का बक्का रहा, पर विनम्रता से बोला, ऑरेकल, वो था शामन किंग क्लारमैन। शामन किंग क्लारमैन का नाम क्लाइन के लिए अपरिचित नहीं था। वो एक जाना माना नाम था, बुक ऑफ सीक्रेट्स का लेखक। वो सदियों पहले का एक पुराना सेंट। सेंट्स सामान्यतः इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते, तो क्या उसने किसी तरकीब से अपनी उम्र बढ़ाई थी, या फिर उसकी सीक्वेंस कुछ अलग थी? एक नाव घाट पर लगी थी। हल्की चांदनी के नीचे केबिन में एक शख्स मिरर के बाहर निकला। उसके फ्रिजल्ड काले बालों में सफ़ेद धारियां थीं। वो एक बैक रोब पहनकर, चेहरा झुर्रियों वाला और आंखें सूजी लिए बैठा। उसके एक्सपोज्ड हाथों की पोर्स में सफ़ेद पंख उभर रहे थे, जिन पर हल्की पीले तेल जैसी धब्बे थे। उस बूढ़े की एक्सप्रेशन पीड़ा से विकृत था। वो शीघ्रता से बैठा, सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़े और धीरे धीरे मंत्र जपा। उसकी भद्दी आवाज के साथ उसके माथे पर एक फट दिखाई दी और एक लाल पूर्ण चंद्रिका उसमें उभर आई। मूनलाइट उसके शरीर पर फैली और पंख अचानक सिकुड़े और गायब हो गए। मगर उसी झटके में उसका पेट सूज गया, जैसे तरल से भर गया हो, और उसके कपड़े और चमड़ी फटकर मांस कान का एक गुच्छा बाहर फेंक दिया गया। वो क्षण भर के लिए सिकुड़ता रहा और सड़ गया। बूढ़ा से थक कर उठा और धीरे सांस छोड़ी। उसकी लाल आंखों में अचरज था। उसने बमुश्किल कहा, डेथ्स ब्लेसेड, पर डेथ तो अब नहीं रहा। सुबह होते होते चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के मैंडेटेड पनिशर्स को जो मामला सौंपा गया था, स्टीम लोकोमोटिव के स्टाफ की गुत्थी, उनको नया इंटेल मिला। गायब हुए कंडक्टर और ड्राइवर और कुछ संदिग्ध पयात्रियों को ढूंढ लिया गया था। मैंडेटेड पनिशर्स की टीम ने सुरागों का पीछा किया और उन्हें एक इमारत के बाहर पंक्ति में टांगा हुआ पाया। ये प्रोवोक है, कप्तान ने गुस्से में दांत पीसे। पर कमरे में छानबीन करने के बाद उन्होंने देखा कि वही लोग प्राइमोडियल मून की पूजा कर रहे थे और एक प्रकार का दैवीय डायबॉलिक रिचुअल चल रहा था। सबको पकड़ा जाए, कप्तान ने आदेश दिया। श्रद्धालु कुछ ही समय में अपनी चेतना वापस पाकर विरोध करने लगे, पर वे जल्दी दबा दिए गए। कुछ मर गए, कुछ घायल हुए। मैंडेटेड पनिशर कप्तान ने आसपास देखा और हैरानी से कहा, क्या इन्हें बाहर लगे उस पंक्ति में टांगे कॉप्सेस का एहसास ही नहीं हुआ? रीडर पाथवे का एक सदस्य बोला, शायद वे कॉप्सेस वहां इसलिए टंगे थे ताकि हमें क्लू मिले और हम अंदर आकर जांच कर लें। कप्तान ने ठंडे दिमाग से कहा, किस चर्च का डेमीगॉड यहां से गुजरा था? अब शुरू होता है चैप्टर 969, ड्यूक। बैकलैंड के वेस्ट बरो में स्थित उडोरा परिवार की आलीशान विला में एमलिन वाइट को बुलाया गया था। वो हैट और कोट उतारकर एक्टिविटी रूम में आकर चुपचाप इंतजार करने लगा। कमरे में पहले से ही कुछ और सैंग्विन मौजूद थे, जिन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए नाम लेकर बुलाया गया था। एमलिन ने चारों तरफ नजर डाली और एक जगह बैठ गया, एक ऐसे आदमी के बगल में जिसकी नाक इतनी ऊंची थी कि लगभग विकृत लगती थी। उसके चेहरे की धारदार कटिंग, भूरे बाल और लाल आंखें। हाथ में पकड़ी कॉमिक को भी वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे असल में ध्यान कहीं और हो। ये था विस्काउंट अर्नेस्ट बोयार, वही सैंग्विन जिसने एमलिन को डेलेयर फॉरेस्ट के उस प्राचीन परित्यक्त किले के बारे में जानकारी दी थी। एमलिन अगले कुछ दिनों में इस विस्काउंट से मिलने की सोच रहा था, मगर यहां उसे पहले ही मिल गया। थोड़ी देर सोचकर उसने पूछा, योर लॉर्डशिप,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको डिलेयर फॉरेस्ट वाले प्राचीन किले की जानकारी कहाँ से मिली? अर्नेस्ट ने कॉमिक से नजर हटाई और कहा, क्यों? क्या तुम्हारे क्लाइंट ने कहा कि वहां कोई एंशिएंट रेत नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एमलिन ने जिद्दी स्वर में दोबारा कहा, सिर्फ सोर्स जानना चाहता हूं। मामला इतना सिंपल नहीं लगता। अर्नेस्ट ने कॉमिक बंद की और हल्का सा सिर हिलाया। ये कोई राज नहीं है। मुझे ये जानकारी लॉर्ड निब्स ने दी थी। सच कहूं तो मैंने इससे पहले कभी इस किले के बारे में नहीं सुना। सोचना भी मुश्किल है कि डेलेयर फॉरेस्ट में इतना पुराना कासल हो सकता है। लॉर्ड निब्स। एमलिन के मन में तुरंत एक शक उठता है। ये भी एक टेस्ट है, लेकिन इतना खतरनाक टेस्ट जिसे मिस्टर फूल ने जाकर संभाला। वो भौवें चढ़ाकर बोला, योर लॉर्डशिप, तो फिर आपने खुद उस किले की जांच क्यों नहीं की? आप तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इस दौरान एंशिएंट रेत के बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी मिल सकते थे। अर्नेस्ट बोला, लॉर्ड निब्स ने कहा था कि वो जगह बेहद खतरनाक है। जब तक कोई अर्ल लेवल पर ना हो, वहां जाना ही नहीं चाहिए। एमलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्सा दबाकर बोला, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं चेताया? अर्नेस्ट हल्के से हंस दिया। क्या ये साफ नहीं था? अगर वहां बियॉन्डर क्रीचर्स मौजूद हैं, फिर भी वो जगह सैंग्विन को पूरी तरह से ज्ञात है, तो उसके पीछे कोई बहुत खास वजह होगी। एमलिन चुप रह गया। अर्नेस्ट आगे बोला, सामान्य सोच ये कहती है कि डेलेयर फॉरेस्ट में एंशिएंट रेत्स हैं। लोगों ने उन्हें कभी कभार देखा है, पर उनकी जड़ें नहीं खोज पाए। यानी उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल और बेकार है कि वे अब तक जिंदा रहे। मैंने सोचा था तुम आसानी से समझ जाओगे। तुम्हारे क्लाइंट ने अगर कदम उठाया तो जरूर पूरा भरोसा रहा होगा। ये सुनकर एमलिन अचानक सहमत होने लगा। लग रहा था जैसे गलती उसी और मिस मजिशियन की थी और बुद्धि की कमी के कारण वे मुसीबत में फंस गए थे। अगले ही पल एमलिन को शर्म और झुंझलाहट दोनों होने लगी और उसे असली बात समझ आई। चाहे जानकारी खतरनाक हो या ना हो, अर्नेस्ट को मुझे सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए था। जांच में ये सबसे जरूरी बात होती है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने जानबूझकर ऐसा किया। एमलिन ने ठुड्डी उठाकर कहा, ठीक है, ये बात तो साफ है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उस किले में असल खतरा है क्या? अर्नेस्ट ने काले खून जैसे दिखने वाले चाय के कप से एक घूंट लिया। मुझे पता नहीं। लॉर्ड निब्स ने कुछ नहीं बताया। एमलिन कुछ व्यंग बोलने ही वाला था कि ओडोरा कॉस्मी एक्टिविटी रूम में दाखिल हुए। एमलिन, मीटिंग का समय हो गया है। एमलिन ने खुद को संभाला, वेस्ट पर हाथ फेरा और उठ खड़ा हुआ। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसने धीरे से पूछा, बैरन कॉस्मी, मैं किससे मिलने जा रहा हूं? उन्हें कैसे संबोधित करूं? कॉस्मी ने गहरी सम्मान भरी आवाज में कहा, ड्यूक ऑल्मर, ड्यूक ऑल्मर। एमलिन की रीढ़ सीधी हो गई। ये वही 3 ड्यूक्स में से एक है। सैंग्विन का स्तंभ, कैटेक्लिज्म से पहले का पुराना महान अस्तित्व, राउंड मून का खिताब, 3000 साल से भी ज्यादा उम्र और एंसेस्टर लिलिथ के साथ चला हुआ व्यक्ति। ये तो मानो सैंग्विन की पूरी विरासत और गौरव का प्रतीक था। कई गुप्त दरवाजों से गुजरकर दोनों एक मेटल ग्रे हॉल में पहुंचे। जमीन और दीवारों पर घास, फूल, अनाज, मानो कोई ग्रामीण इलाका हो। चारों ओर जीवन जैसा कंपन। लेकिन गौर से देखने पर सब कुछ विचित्र था। घास के पत्तों में मुंह जैसी दरारें थीं जो तंतु फैलाकर कीड़ों को पकड़ रही थीं। फूल अपने पत्तों से पराग लपक रहे थे। अनाज भारी थे और भीतर से हल्की कराहें सुनाई देती थीं। कीड़ों के सिर कभी सांप, कभी पक्षी। जैसे जैसे वे हॉल के केंद्र के करीब आते, ये जीव और भयानक होते जाते। बीच में एक कब्र सा स्थान था जहां घनी आत्माएं भरी थीं। कॉस्मी ने कब्र की तरफ झुककर कहा, योर ग्रेस, एमलिन वाइट आ चुके हैं। एमलिन ने भी कहा, गुड आफ्टरनून योर ग्रेस। कब्र से एक मधुर, उम्र रहित आवाज गूंजी, एक बहुत होनहार युवा सैंग्विन। कॉस्मी, तुम जा सकते हो। कॉस्मी चला गया। एमलिन अकेला खड़ा रहा और उस कब्र से आती आवाज सुनता रहा। निब्स ने बताया कि तुमने आर्टिफिशियल वैम्पायर की विस्काउंट लेवल की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर ली है। हाँ, लेकिन वो करप्ट हो गई है। प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। एमलिन को पूरा भरोसा था कि सैंग्विन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। ऑल्मर ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, मैं स्वयं उसे प्यूरिफाई करूंगा। फिर उन्होंने कहा, लंबी उम्र होने के बावजूद सैंग्विन भी वृद्ध होते हैं। नए जन्म होते हैं, मौतें भी। युवा पीढ़ी को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। तुमने हाल में जो प्रतिभा और क्षमता दिखाई है, वो असाधारण है।
इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारी प्रगति तेज करने के लिए कुछ परीक्षाएं देने। एमलिन का सीना गर्व से भर गया। मैं हमेशा तैयार हूं, उसने कहा। अच्छा, ऑल्मर बोले, तुम्हारा अगला मिशन है बैकलैंड में छिपे रोज स्कूल ऑफ थॉट के मुख्य सदस्यों को ढूंढना। क्लूज बहुत कम है और अधिकांश जांच तुम्हें खुद करनी होगी। रोज स्कूल? एमलिन जानता था, पर टैरो क्लब की जानकारी छिपाई रखी। ऑल्मर की आवाज गंभीर हो गई। उनके पास सैंग्विन का एक पवित्र अवशेष है जो एंसेस्टर द्वारा छोड़ा गया था। हमें उसे वापस पाना है। एमलिन तुरंत बोला, योर ग्रेस, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अच्छा, कॉस्मी से कुछ जानकारी ले लेना। एमलिन ने फिर पूछा, योर ग्रेस, डेलेयर फॉरेस्ट वाले प्राचीन किले के बारे में जानते हैं? ऑल्मर बोले, तुम वहां जाना चाहते हो? वो जगह बेहद खतरनाक है। किस तरह का खतरा? ऑल्मर ने हल्की हंसी के साथ कहा, वो किला शायद मुझसे भी पुराना है और डेलेयर फॉरेस्ट से भी। मुझे नहीं पता उसे किसने बनाया, बस इतना जानता हूं कि उसके नीचे कुछ सील्ड है और वो एक विशाल रहस्य छुपाए है। जो भी उसके करीब जाता है वो भीतर की शक्ति से करप्ट हो सकता है। हमने सोचा था कि इसका अबिस से संबंध है, पर एक डेविल को भी वहां फेंका गया और वो भी पागल होकर लौट आया। एमलिन मन ही मन सोचता है, तो फिर सील खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? पर वो कुछ कहता नहीं। मीटिंग यहीं समाप्त हो जाती है। शाम होते होते बैकलैंड में काले बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हो गई। एमलिन वाइट ने हैट पहनी और एक दुकान के बरामदे के नीचे खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें विस्काउंट अर्नेस्ट बोयार पर टिकी थी, जो पुराने सामान की दुकानों में घूम रहा था। एमलिन को गुस्सा था क्योंकि अर्नेस्ट ने उसे अधूरी जानकारी दी थी, इसलिए वो अनजाने में उसे फॉलो करता चला आया। पर थोड़ी देर बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, अर्नेस्ट को कैसे सबक सिखाए, कितना सख्त कदम उठाए। उसे खुद नहीं पता था। अब शुरू होता है चैप्टर 970, टैलेंट फॉर सोलिसिटिंग डोनेशंस। बारिश जोरों पर थी। एमलिन वाइट ने कुछ दूरी तक खाली आंखों से अर्नेस्ट बोयार का पीछा किया और धीरे धीरे अपने विचारों को पीछे छोड़ दिया। वो बरामदे के पार देखते हुए सोच रहा था, अर्नेस्ट को कैसे सजा दूं? भले ही उसने आदेश के अनुसार या किसी संकेत पर काम किया हो, पर फिर भी ये घटिया बात है। लॉर्ड निप्स के बारे में वो अभी असमर्थ था, पर मन में ठान लिया, जब मैं मार्किस या ड्यूक बनूंगा तब उसे जरूर सजा दूंगा। मिस मैजिशियन ने पहले ही उस प्राचीन परित्यक्त किले की जांच पूरी कर ली थी। उसे यकीन नहीं था कि लॉर्ड निप्स ने वहां सैंग्विन भेजे थे या नहीं। मिस मैजिशियन की आवाज, विवरण और मिस्टर फूल की रिपोर्ट से लगता था कि कोई मॉनिटर वहां नहीं था। तो क्या लॉर्ड निब्स ने सच में वहां कोई सैंग्विन नहीं भेजा? या ये पूरा टेस्ट बेवजह था, या फिर किसी कारण से उन्हें कुछ छूट गया? सोचते सोचते एमलिन ने महसूस किया कि उसे ये बात किसी से साझा करनी चाहिए, किसी अनुभवी से जो इस तरह के मामले सुलझा सके। सबसे पहले जो नाम उसके मन में आया वो था द हैंग्ड मैन। टैरोट क्लब के इस सीनियर सदस्य के पास अनुभवों का एक खजाना था। वो भरोसेमंद भी था और किसी को निराश कभी नहीं छोड़ता था। कुछ पलों के संकोच के बाद एमलिन ने यह विकल्प फैसला किया। ये मामला सैंग्विन के अंदरूनी टेस्ट से जुड़ा था। टैरोट क्लब के सदस्यों से सलाह लेना बिना खुद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसकी शान और सैंग्विन की छवि के खिलाफ था। इसी कारण द वर्ल्ड का विकल्प भी बाहर कर दिया। वो जानता था कि द वर्ल्ड क्या कहेगा, खत्म कर दो, पर यह जरूरी नहीं था। अपनी दुनिया में विकल्प बढ़ाते हुए उसने देखा, उसके पास वाकई किसी भरोसेमंद दोस्त की कमी थी। अपने माता पिता को छोड़कर जिनके भी नाम आए वे थे हार्वेस्ट चर्च के फादर उतरावस्की और रहस्यमयी डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी। पर शर्लॉक अभी बैकलैंड लौटकर नहीं आया था, इसलिए बस एक ही विकल्प बचा, फादर उतरावस्की। पर सीधे जाकर सलाह मांगना भी शोभा नहीं देता था। एमलिन ने अर्नेस्ट को कुछ दूरी पर एक घड़ी की दुकान में प्रवेश करते देखा। उसने बरामदे के अंतिम छोर पर खड़ी कुछ किराए की कैरेजों की तरफ अपना कदम मोड़ा। एक कैरेज में बैठते ही पहिए घूमने लगे। बाहर की बारिश शीशे पर टपक कर धारियां खींच रही थी। दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग दुनिया में ऑड्री अपनी कैरेज में बैठी बरसाती नज़ारों को देख रही थी। उसने अपनी लेडीज मेड एनी की तरफ देखा और सूजी से मौखिक नहीं पर बहुत सूक्ष्म इशारों में बात की, एकदम कम भाषा में। हम लगभग घर पहुंच गए हैं, थोड़ा नर्वस हूं। सूजी ने अपनी पूंछ झटका, चश्मा ठीक किया और ईथर बॉडी और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के रंग बदलते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैडम एस्केलेंटे बस एक टेलीपैथिस्ट है, वो तुम्हारी झूठ नहीं पढ़ सकती। ऑड्री ने हॉल परिवार की आलीशान विला के सामने कैरेज रोके देखा। लुविन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में शामिल होने के बाद वो घर पर कम समय बिताने लगी थी। उसने प्लान बदला और मैडम एस्केलेंटे से मिलने की योजना थोड़ी देर से पूरी की। ये सब उसने जानबूझकर किया था। साइकाइट्रिस्ट पोषण का डाइजेशन और हिप्नोटिस्ट तक का उन्नयन
इतनी मुनासिब गति से हुआ, एक असली जीनियस जैसा प्रगति। स्टडी में वो मैडम एस्कलांटे ओसेलेका से मिली, काले कमर तक लंबे बाल और बेबी फेस वाली महिला। ऑड्री ने विनीत रूप से कहा कि उसे कुछ देरी हो गई थी, पर यह देरी निश्चय ही रणनीति का हिस्सा था। एस्कलांटे ने ऑड्री के काम और बच्चों के प्रति उसके उत्साह की तारीफ की। आपकी वर्च्यूज हीरे से भी ज्यादा दमकती हैं। ऑड्री ने विनम्रता से प्रस्ताव रखा, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के साथ स्कूलों का दौरा करें ताकि वे दुनिया के उन बच्चों को देख सकें जिन्हें मदद की जरूरत है। वो चाहती थी कि अधिक नोबल्स और अमीर इस चैरिटी में डोनेट करें। एस्कलेंटे ने कहा, मैं दान करूंगी, पर ऑड्री ने मुस्कुराकर कहा, ना, मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रही, ये दिल से आना चाहिए। फिर ऑड्री ने एक छोटी खुशी के साथ बताया, मैडम एस्कलेंटे, मैं अब हिप्नोटिस्ट बन गई हूं। एस्कलेंटे पहले आश्चर्य से जांचने लगी, क्या ऑड्री ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया? पर बाद में समझकर उसने कहा कि वो हिल्बर्ट और स्टीफन से मिलवाएंगी, जो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के प्रमुख सदस्य हैं। ऑड्री को मालूम था कि सीक्वेंस 6 तक का सफर गुप्त संगठनों में बहुत संवेदनशील माना जाता है। काउंसलर से मिलना सामान्य सदस्यों के लिए आसान नहीं होता। ऑड्री ने शांति से पूछा, सीक्वेंस 5 के पोषण का नाम क्या है? एस्कलेंटे ने कहा, हिल्बर्ट ने कहा था ड्रीम वॉकर। ऑड्री ने मन में सोचा, शायद ये सबकॉन्शियस वॉकर के ज्यादा नजदीक है। आखिरकार उन्हें रात के खाने के बाद एस्कलेंटे को दरवाजे तक छोड़ा गया और वो कैरेज में बैठकर बाहर की आंधी बारिश में गायब हो गईं। इसी बीच समुद्र के उस पार बिजर्क सी में एक हाइब्रिड स्टीम सेल बोट सुरक्षित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, यात्रियों से भरी। क्लेन, जो अब ड्वेन डांटेस के रूप में था, साउथ कॉन्टिनेंट छोड़कर डेसीबाय लौट आया था। वो जहाज में झटके से जागा, पहली श्रेणी के कैबिन के लिविंग रूम की खिड़की तक पहुंचा और बाहर देखा। बारिश के बीच 3 विशाल, असामान्य, पूरी तरह काले सेल बोट धीरे धीरे तैर रहे थे। उनके पास 3 काले स्लेट लगे थे, मास्ट लगभग 100 मीटर लंबे। उनके किनारों पर लटकी लैंटनें झिलमिला रही थी। डेक पर एक बड़ा 2-3 मीटर ऊंचा पथरीला सिंहासन खड़ा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। ये ब्लैक एम्परर, किंग ऑफ द 5 सीज, नास्त का चिन्ह था। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर आकर थमती है। एमलिन की आंतरिक उलझने, ऑड्री की चुनी हुई राह और क्लेन का समुद्री साया। अब शुरू होता है चैप्टर 971, रिस्ट्रेंट। लाइनर के ऑब्जर्वेशन डेक पर तुरही बजी। हवा और बारिश की बाधाओं को चीरती हुई ये आवाज यात्रियों की नींद तोड़कर उन्हें जगा गई। बहुत से लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने में नाकाम रहे। केवल कोट या पायजामा ओढ़कर नंगे पांव खिड़की तक दौड़े और बाहर की ओर झांकने लगे। अधकचरी आंखों से आधे यात्रियों ने देखा एक विशाल सेल बोट जो किसी सामान्य समझ में फिट नहीं बैठती। 3 पूरी तरह काले पाल और उनमें से उभरती एक पीली सी, कभी कभी चमकती दलदल जैसी रोशनी। तेज हवा, छींटती बारिश और चांद रहित, तारा रहित आकाश के साथ ये जहाज किसी जहन्नुम से आ रहा लगता था, डर और प्रभुता की एक अनोखी अनुभूति साथ लाते हुए। कुछ क्षण की हड़कंप और पैनिक के बाद एक नाम हर किसी के मन में उभरा, ब्लैक एम्परर। समुद्र पर कुछ वक्त गुजारने वाले या अलग अलग कॉलोनियों के बंदरगाहों के निवासी इस तरह की कुख्यात जहाज के बारे में कम बहुत जानते थे। ये वही पायरेट शिप थी जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। गॉडेस हमारी रक्षा करे, होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। लोग अनायास ही प्रार्थनाएं करने लगे, डर और बेबसी भरे। यात्री समझ चुके थे कि ब्लैक एम्परर के मालिक पर 5 सीज में सबसे ऊंचा बाउंटी लगा है। कुछ मायनों में वो किंग ऑफ पायरेट्स था, ऐसा खतरनाक शख्स जिसका हाथ कई देशों की नौसेनाओं ने भी छुड़ाया हुआ था। इसका मतलब साफ था, अब वे पायरेट्स के हवाले हो सकते थे। कई महिलाएं डर से कांप उठीं। कुछ ने तो सोच लिया कि संभवतः उनका बलात्कार होगा और उन्हें अजनबी जमीनों पर बेचा जाएगा। कुछ बेहोश हुए, कुछ ने छोटे छुरे या रिवॉल्वर खोजने की कोशिश की। किसी को पता नहीं था कि वे रेजिस्ट करना चाहते हैं या अंतिम घड़ी तक लड़ना चाह रहे हैं। हथियार ना मिलने पर कुछ ने करीब की क्लॉथ रैक को अपना सहारा बना लिया। पुरुष भी किसी से कम नहीं थे। कुछ ने हथियार निकाले और संगठित विरोध के इरादे से खड़े हुए। बाकी स्टंट थे या छिपने की जगह तलाश रहे थे। कुछ ने जहाज और किंग ऑफ द 5 सीज को गालियां दीं। तब कप्तान की आवाज ने हर यात्री के कान में ब्रॉडकास्ट से गूंज की, खामोश, डरो मत। ब्लैक एम्परर का मालिक अपना एक कोड रखता है। वो बाकी पायरेट्स जैसा नहीं है। उसके लोग केवल चीजें और धन लूटते हैं और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के दोहराने से पैनिक थोड़ा कम हुआ और यात्रियों का डर घटा।
जिंदा रहना और बलात्कार से बचना उनके हिसाब से एक बड़े नज़ारे के मुकाबले बहुत बेहतर परिणाम था। कुछ मिनट बाद कई लोग रुला पड़े, उनकी सालों की कमाई लुट जाने का ख्याल आते ही। कई लोग बिजनेस लोन पर थे, अगर वे पैसे खो देंगे तो परिवार सड़क पर आ सकता था, वर्क हाउस पर निर्भर। इस डर से वे तुरंत अपनी संपत्ति छुपाने लगे, हर तरह की हिडन कंपार्टमेंट्स में वस्तुएं डाल दीं, फिर हथियार कसकर पकड़े। आखिरकार इंसान को कोने में ढकेल दो तो वो खूंखार बनकर लड़ता है। ब्लैक एम्परर के पायरेट्स भी तैयार थे, बोर्डिंग के लिए ब्रॉडसाइड पर खड़े थे। उनके दूसरे मेट हॉरर विस्काउंट बर्ड मस्टैंग दूर से टेलीस्कोप से उस बड़े लाइनर को निहार रहे थे और गणना कर रहे थे कि कब इतनी दूरी घटकर बोर्डिंग की शर्त बन जाएगी। ये पायरेट, जिस पर 10,000 पाउंड से ऊपर का बाउंटी था, इंटिस स्टाइल की शर्ट, डार्क रेड कैप्टन पोशाक पहने दिख रहा था, जैसे कोई बॉल शुरू होने ही वाला हो, हमला नहीं। तब अचानक बर्ड मस्टैंग की दृष्टि धुंधली हुई। वो लाइनर नहीं देख पा रहा था। वो टेलीस्कोप हिला हिलाकर हर दिशा में देखता रहा, पर वहां केवल तूफानी लहरें और लाल सर वाले सी ईगल्स ही दिखाई दिए। इतना बड़ा लाइनर गायब था। उसके चतुराई वाली आंखों में शक आ गया। जहाज कहाँ गया? अभी तो ये यहां था। डेक पर मौजूद दूसरे पायरेट्स ने भी हैरानी दिखाई। कुछ बोले, भूतिया जहाज या फिर कोई बड़ा इल्यूजन। पर इस तरह का बड़ा इल्यूजन केवल एक डेमीगॉड से ही संभव था। बर्ड मस्टैंग ने टेलीस्कोप वापस करके कैबिन की ओर भागा। कदमों के फासले अजीब तरह असामान्य लगने लगे। लगभग 8 कदमों में जो दूरी उसने तय की वो बड़ी लग रही थी। वो कप्तान के कैबिन के सामने झुककर बोला, अर्ल नास्ट, हंट में कुछ असामान्य हुआ है। ब्लैक एम्परर पर किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट अब भी अर्ल की उपाधि से बुलवाते रहे, जो एम्परर रॉसेल ने उसे दी थी। वो बड़े ऐलान कर चुका था कि जल्द ही वो पायरेट्स का किंगडम स्थापित करेगा। ड्यूक, किंग या एम्परर बनने की चाह थी। बर्ड मस्टैंग की रिपोर्ट पर कुछ शांत विचार के बाद कप्तान के कैबिन से एक सॉलम आवाज आई, सर्कल अराउंड इट बाय योर विल। बर्ड मस्टैंग ने बिना सवाल के आदेश मान लिया। क्योंकि इल्यूजन हो या ना हो, इतने बड़े लाइनर को गायब कर देना किसी लो या मिड सीक्वेंस बियॉन्डर की बात नहीं थी। इसमें डेमीगॉड या डेमीगॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट का हस्तक्षेप था, और एक सामान्य लाइनर के लिए अनजान डेमीगॉड से टकराना निरर्थक था। इसका मतलब यह था कि वो डेमीगॉड जानबूझकर सीधे टकराना नहीं चाहता, सिर्फ दहशत दिखा रहा है। बर्ड मस्टैंग ने तुरंत ब्रॉडसाइड हटाकर ब्लैक एम्परर को मोड़ दिया। उसी समय एक भारी लाल सर वाला सी ईगल झुंड से अलग होकर घोस्ट शिप की ओर आया। ऊपर मंडराते हुए भीड़ में हड़कंप मच गई, पर सी ईगल ने नीचे के डेक को निहारते हुए गहरी मनुष्य जैसी आवाज में कहा, आई विश टू मीट द अर्ल ऑफ व्हाइट मेपल। ये सुनकर बर्ड मस्टैंग चौंका और कैबिन की ओर देखा। नास्ट ने फिर आदेश दिया, लेट हिम इन। बर्ड मस्टैंग ने उसे बुला लिया और सी ईगल तूफान में नीचा आता हुआ अंदर आया। धीरे धीरे वो ह्यूमनॉइड आकार लेने लगा। जब वो डेक पर उतरा तो अब वो कोई पक्षी नहीं था, बल्कि एक लंबा आदमी टॉप हैट और टक्सीडो पहने था, चेहरे पर पंखों की मास्क। बर्ड मस्टैंग की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे कुछ समझ से परे दिखा। दूसरों ने जितना देखा उतना ही भयभीत हुए। कुछ सेकंड बाद बर्ड मस्टैंग ने उसकी साइड प्रोफाइल देखी। ये शख्स इतना पतला था कि उसका साइड प्रोफाइल 2 उंगलियों की चौड़ाई जितना था। बर्ड मस्टैंग को लगा जैसे चलती हुई कागज की पुतली हो, पर उससे थोड़ा मोटा। एक असल डर, अ मॉन्स्टर, उसने निगल लिया। पायरेट्स पीछे हट गए और जहाज के किनारे से निकट रहे, जैसे किसी नाइटमेयर ने उनके सामने प्रकट हुआ हो। उस असामान्य अनुपात वाले आदमी को देखकर वे चौंक गए, इतना विचित्र कि उन्हें पहले देखे गए कई मॉन्स्टर से ज्यादा भय हुआ। तीसरी स्टोरी पर कप्तान के कैबिन के बाहर क्लेन ने हैंडल पकड़ा, घुमाया और दरवाजा खोला। वो जानबूझकर इतनी अजीब शक्ल बनाकर आया था, आधा मजबूरी आधा डेलिबरेट। मजबूरी इसलिए कि रेड हेडेड सी ईगल का आकार उतना बड़ा नहीं था। कपड़े और मास्क बनाने के बाद सामान्य मानव देह बनाना संभव नहीं था। और डेलिबरेट इसलिए कि अब वो अपने बिजारो सॉर्सरर के एक्टिंग प्रयोगों को आजमा रहा था। उसकी धारणा थी, सॉर्सरर शब्द अहम नहीं, असल बात यह है कि सॉर्सरर के तरीकों से खुद को बिजार दिखाना। दरवाजा खुला तो कप्तान के कैबिन का अंदरूनी हिस्सा दिखा।
ऊपर से झूरती कैंडल लैंप्स, बाईं तरफ 41 और दाहिनी तरफ 40, और अंत में एक काला मंच जिस पर लोहे सा काला सिंहासन खड़ा था। नास्ट की आकृति अपेक्षाकृत सामान्य थी, लगभग 2 मीटर से थोड़ा ऊपर। छोटा काला मुस्टैश, घेरदार काला बना हुआ रोब और काली आंखों में लाल चमक। ऐसा व्यक्तित्व जिसकी उपस्थिति पर स्वभाव से सिर झुक जाता। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मिस्टर बिजारो सॉर्सरर, नास्ट ने गहरी आवाज में कहा। क्लेन ने अपनी टोपी उतारी और नतमस्तक हुआ। अब आप मुझे जानते हैं, उसने सीधा जवाब दिया। नास्ट की आवाज ने स्पिरिट बॉडीज को कांपने जैसा प्रभाव कैबिन में पैदा किया। बोलो, तुम यहां किस लिए आए हो? एम्परर, क्लेन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं एम्परर रोसेल पर आपका इंप्रेशन क्या है। सभी जानते हैं कि आप और आपके पिता ने उसे पहले कई बार देखा है। क्लेन की सहजता बरकरार थी, वो प्रभावित नहीं हुआ। नास्ट ने उस कागज की पुतली से मिलते जुलते क्लेन को निगाहों से तौलते हुए अपने अंधेरे लाल प्रकाश को तीव्र किया। पहले बैठो, कहता हुआ वो कि एक दबाव पैदा हुआ, इतनी शक्तिशाली दबाव, सीटिंग की तरह के क्लेन उस कुर्सी पर अनायास बैठ गया। पर क्लेन यहां सिर्फ एक मैरियोनेट था। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के एक झटके में वो पतला सा किताब जितना शरीर फिर जल्दी से अपने संतुलन में आ गया। अब शुरू होता है चैप्टर 972, नास्ट्स मेमोरीज। दरवाजे के पास एक कुर्सी खींचकर क्लाइन ने आराम से बैठते हुए कैप्टन ऑफ द 5 सीज नास्ट की सामने वाली सीट पर जगह बनाई। हॉल उनके बीच फैल रहा था। नास्ट प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ लगभग 1.9 मीटर से ऊपर काले मंच पर राज महसूस करा रहा था। पर क्लाइन भी कम अदब का नहीं। उसने फिर से अपनी टॉप हैट ठीक की और सम्मान के साथ बैठा रहा। चुप्पी के बाद नास्ट ने गंभीर अंदाज में कहा, तुम्हें कारण बताओ कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं। क्लाइन ने आलसी अंदाज में झुकते हुए कहा, क्योंकि भविष्य में कभी तुम्हें मुझसे कुछ ट्रेड करना होगा, तब तुम वही बात दोहराना नहीं चाहोगे। नास्ट की काली आंखों में लाल चमक झिलमिलाई। दुनिया के ज्यादातर संतों को मैं जानता हूं, पर तुम उनमें से नहीं हो। क्लाइन ने अपने चेहरे पर लगा पंखों वाला मास्क सहलाया और मुस्कुराया। जवाब ना देते हुए उसने पलटकर पूछा, क्या तुमने ज़ारातुल से मुलाकात की है? नास्ट ने ठंडे धैर्य से कहा, हमें एम्परर रोजेल के पैलेस में उसे 2 बार देखा है और सीक्रेट ऑर्डर के कई सदस्यों से भी मेरी बातचीत रही है। क्लाइन ने एक चुटकी में कहा, अच्छा, मौके मिले तो मिलवाना। फिर धीरे से बोला, मैंने भी ज़ारातुल से मुलाकात की है। नास्ट ने दाढ़ी सहलाते हुए अपने वजन को और भी बढ़ा लिया। कैबिन का माहौल और भी भारी हो गया। थोड़ी देर बाद वो ऊपर की ओर देखते हुए बोला, मेरा एम्परर रोजेल पर जो तजुर्बा है वो साफ है। किसी और से बेहतर ब्लैक एम्परर बनने के लिए वही मौफिक है। उसने विशद रूप से नहीं समझाया कि ब्लैक एम्परर से क्या मतलब है, बस इतना कहा कि उसकी धारणा स्पष्ट है। क्लाइन ने यह सुना और समझा कि रोजेल की डायरी से लगने वाली बातें, यानी बाद के वर्षों में उसने ब्लैक एम्परर की ओर झुकाव दिखाया, वहां कोई अचानक फैसलाबाजी नहीं थी, बल्कि लंबे समय से अंदर था। क्लाइन ने विषय बदला, एम्परर रोजेल के बाद के वर्षों में क्या आपको या आपके पिता को कोई गुप्त काम करने को कहा गया था? नास्ट की ताज हल्की सी हिली। कहीं किसी ने मुझसे ऐसा पहले भी पूछा था। क्लाइन ने हक्का बक्का बढ़ते हुए अनुमान लगाया, बर्नाडेट? हाँ। नास्ट ने दोनों हाथ आर्म रेस्ट्स पर रखे। वो वक्त ही बहुत जवान थी, पर रोजेल की उस उम्र में उससे गुप्त रखना क्या, उससे ज्यादा गुप्त क्या हो सकता है जब वो खुद कुछ करने उतर आए। क्लाइन ने दिल में सोचा, क्या मैं भी बर्नाडेट जितना इमेच्योर दिखा? फिर उसने कहा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये कारण है कि मैं आज यहां आया हूं। वो अपना असल मकसद पूरा करने के लिए, उस ग्रे कोहरे के ऊपर वाले प्रकाश के द्वार के सुराग ढूंढने के लिए रोजेल के मामले में गहराई तक पहुंचना चाहता था। तीसरे ट्रांसमाइग्रेटर की पहचान और रोजेल के रहस्यों का पता लगाना जरूरी था। नास्ट की आंखों में अंधेरा चमक उठा। तुम्हारा रोजेल से रिश्ता क्या है? क्लाइन ने सांस लेकर कहा, हम पुराने दोस्त माने जा सकते हैं। वे दोनों उस रहस्यमयी प्रकाश के द्वार के ऊपर लटके हुए थे। उन कोकून की बारीक दीवार ने उन्हें सदियों तक एक दूसरे का पड़ोसी बनाए रखा था, समय का एक बहुत पुराना बंधन। नास्ट ने क्लाइन को एक बार निहारा और पूछा, और कुछ पूछना है? क्लाइन ने धीरे धीरे पूछा, क्या आपको रोजेल के बाद के वर्षों में कुछ असामान्य लगा?
नास्ट कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं उसे ठीक से नहीं जानता था, इसलिए कुछ भी असामान्य महसूस नहीं कर पाया। पर एक चीज अजीब लगी। जब हम उससे मिलते थे, वो अक्सर पश्चिम की ओर लगे फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा होकर दूर तक देखता रहता था। सुबह, दोपहर, शाम, कई कमरों में ऐसे ही विंडो थे। क्लाइन के जहन में झिलमिलाकर वही नाम आया, वेस्ट फॉग सी। उसने धीरे से कहा, जैसे अपनी ही बात की पुष्टि कर रहा हो। वो एम्परर की डायरी में लिखी उस प्रिमिटिव आइलैंड और फॉग सी में छुपे एबिस को याद कर रहा था। नास्ट ने हल्का सिर हिलाया। वही मेरी भी सोच थी। क्लाइन ने दिल से सांस ली और खड़ा होकर बोला, मेरे प्रश्न यही थे। मुझे असुविधा के लिए माफ कीजिए। क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूं, किसी लेन देन में? वो अपना वादा पूरा करना चाहता था। नास्ट ने 2 सेकंड चुप्पी बनाए रखी और कहा, मुझे ब्लैक एम्परर से संबंधित कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी खोजने में मदद करो। क्लाइन को लगा कि शायद नास्ट उसे परख रहा है, पर तुरंत समझ आया कि कोई अजनबी डेमीगॉड ब्लैक एम्परर कार्ड से जुड़ा नहीं होगा। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर आपके बताए पहले सवाल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के बराबर नहीं थे। अगर मैं वो कार्ड पाता हूं, मैं आपको उसके अंदर की जानकारी के बदले दूंगा, या कम से कम उससे जुड़े सुराग दूंगा। नास्ट ने अपनी लोहे जैसी सिंहासन की बांह सहलाई और निर्लिप्त स्वर में कहा, हो जाए। क्लाइन ने फिर टोपी उतारी, निहिट कर झुका और डेक की ओर लौट गया। हॉरर विस्कॉट, बर्ड मस्टैंग और बाकी की निगाहों के बीच उसने हाथ उठाए और कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर सिकुड़ने लगा। पंखों वाला मास्क फैल गया और वो एक सामान्य लाल सिर वाले सी ईगल में बदल गया। 2-3 सेकंड्स में ही उसकी पूरी शक्ल एक सामान्य समुद्री ईगल बनकर उड़ चली और ब्लैक एम्परर के पायरेट्स की नजरों से गायब हो गई। बर्ड मस्टैंग ने हवा की ओर निहारते हुए मन ही मन आह भरी, एक डेमीगॉड। ये सोचकर कि सीक्वेंस 5 तक का कदम मैडनेस और नियंत्रण खोने की तरफ ले जा सकता है, फिर भी डेमीगॉड का तमगा आकर्षक था। एक बार अगर कोई सफल हो जाए तो उसकी जिंदगी, उम्र और शक्तियां बुनियादी तौर पर बदल जाती हैं। मानवों से ऊपर का दर्जा मिल जाता है। लाइनर पर क्लाइन ने ईगल पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया और उसे पानी में गिराकर मछलियों को टुकड़ा बनने दिया। किसी ने नहीं देखा। यात्रियों का तनाव फिर कुछ बढ़ गया। ब्लैक एम्परर निकट आ रहा था, लेकिन वो अचानक लाइनर को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। लाइनर ने भी पलटकर उसे घेरने के बजाय कुछ दूरी बनाए रखी और फिर ब्लैक एम्परर आगे बढ़ गया। ये अनोखा मोड़ कुछ देर चला, फिर ब्लैक एम्परर ने लाइनर को छोड़ा और तूफान में आगे निकल गया। यात्रियों और क्रू के चेहरों पर राहत और आश्चर्य दोनों थे। कुछ खुशी से चीखे, कुछ रो पड़े, कुछ बस जमीन पर गिरकर आराम कर गए। केवल कुछ ही लोग थे जो पूरी बात पर अचंभित रह गए। उनके पास इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। क्लाइन ड्वेन डांटेस की शक्ल में उत्तर की ओर देखता है। नास्ट के मुकाबले एम्परर रोजेल को और भी अच्छी तरह जानने वाली एक और शख्स थी, क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट। वो भी बैकलैंड में कुछ समय पहले ही आई थी। जब मैं बैकलैंड लौटूंगा, मैं एडमिरल ऑफ द स्टार्स से कहवाऊंगा कि वो क्वीन मिस्टिक से संपर्क करे और जल्द मिलवाए। क्लाइन ने सोचा, पर पर्दे खींचकर सो गया। दूर रोस्टेड आर्किपेलागो के पानी में, जहां जहाज फ्यूचर चल रहा था, एडमिरल ऑफ द स्टार्स कैटलिया को क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट से एक लेटर मिला। उसने लिफाफा फाड़ा और पहली पंक्ति पढ़ी, दैट्स इंडीड सीएल्स डिसेंडेंट। कैटलिया के मन में तुरंत समझ जागा, वो आर्टिजन सच में एम्परर रोजेल का वंशज है। मैं उसे प्राइमीवल मून के विश्वासियों के साथ मिलने नहीं दे सकती। मुझे उसे फ्यूचर पर लाना होगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे अनुशासित करना उसका फर्ज है। कैटलिया ने कैबिन की खिड़की से नीचे देखा, जहां फ्रैंक ली मशरूम खा रहा था। उसने बुलाया, फ्रैंक। फ्रैंक ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए जवाब दिया, कैप्टन क्या बात है? कैटलिया ने कहा, मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक असिस्टेंट दिलवाऊंगी। फ्रैंक की आंखों में खुशी सी झलक उठी। ठीक है। और इस तरह नास्ट की यादें, क्लाइन की जिज्ञासा और कैटलिया की योजना, 3 अलग किंतु जुड़े हुए धागे धीरे धीरे अगली कहानियों की ओर रास्ता बना रहे थे। अब शुरू होता है चैप्टर 973, न्यू एंजल। फ्रैंक की मुस्कान देख कैटलिया के मन में मिश्रित भाव उभरे। उसने नजर हटाकर पास के उस फिशिंग विलेज की ओर देखा, जहां फ्यूचर डॉक किया हुआ था। किसने सोचा था कि ये जगह मोजेस एसेटिक ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण बेस होगी। औरोरा की पीछा छड़ाई से बचने के लिए कैटलिया और उसकी टीम यहीं ठहरे हुए थे। वो अभी फौरी तौर पे निकलने की जल्दी में नहीं थी, पर तट पर उतरने की तैयारी कर रही थी। वहां के उपकरणों से वो आर्टिजन सील्व पर बायाम में निगरानी रखने वाले अपने अधीनस्थों से संपर्क कर सकती थी।
इसके बाद ही फ्यूचर फिर से बयाम की ओर रॉस्टेड आर्किपेलागो की राजधानी रवाना हो सकती थी। कुछ दिनों का सफर था। बैकलैंड में जुलाई की शुरुआत में ही आसमान जल्दी साफ हो गया था, पर तापमान न तो बहुत अधिक था, न ही 30 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा था। एमलिन एक टॉप हैट पहनकर बरामदे से उतरकर हार्वेस्ट चर्च में दाखिल हुआ। बाहर की धूप बादलों के बीच से छन कर आ रही थी। उसने ऊपर देखा। फादर ओट्राव्स्की पहाड़ सा मजबूत कद, भूरे प्रीस्ट रोब और क्लर्जीमैन बॉनेट में सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ लाइफ के सामने कुछ विश्वासियों को सुबह की प्रार्थना सुना रहे थे। एमलिन ने एक नज़र उस ओर डाली और पीछे की तरफ सीधे चला पड़ा। वो उस कमरे में पहुंचा जिसे उसने अपना कहा था और आराम से प्रीस्ट के रूप में बदल गया। मोमबत्ती के स्टैंड पहुंचते हुए वो विश्वासियों के जाने का इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसे मौका मिला और वो बिशप ओट्राव्स्की के पास बैठकर सेक्रेड एम्ब्लेम को देखते हुए धीरे से बोला, फादर, मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नीले हल्की आंखों वाले बिशप ओट्राव्स्की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पूछो। एमलिन ने वही बात कही जो उसने रात भर सोच रखी थी। अगर कह रहा हूं, अगर कोई दूर का रिश्तेदार तुम्हें धोखा दे, तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को खतरे में डाल दे और तुम्हारी जान को मुश्किल में डाले और ये मामला कोर्ट में न सुलझ सके, तो तुम उसे कैसे सजा दोगे? ओट्राव्स्की शांत पहाड़ जैसे बैठे रहे। उनकी आवाज गहरी पर कोमल थी। पहले ये देखो कि क्या उसने गलती सादे नेग्लिजेंस से की है या जानबूझकर धोखा दिया और जाल बिछाया। अगर पहली स्थिति है तो उसे चेतावनी दो, समझाओ, सिखाओ, सजा के बारे में मत सोचो। अगर दूसरी स्थिति है तो देखो क्या ये उसकी आदत है। अगर आदत है तो उसे खत्म करना ही चाहिए, नहीं तो वो और निर्दोषों को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी जान को समाप्त करके लौटाना एक तरह की दया और शुद्धिकरण है। खत्म? एमलिन के चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं। फादर ने इतनी सहजता से हत्या की बात कह दी, एक मूड में शांत और मधुर। एमलिन ने जल्दी से बीच में टोका, नहीं, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता, ये एक बार का मामला था, मैं उसे मारना नहीं चाहता। बोले तो एमलिन ने शायद अनजाने में ये भी स्वीकार कर लिया कि वो शिकार था, और ये बात सैंग्विन के भीतरी मामले को दर्शाती थी। ओट्राव्स्की ने उसे देखकर मुस्कुराया, अच्छा, तुम जीवन की कीमत समझते हो। एमलिन ने जबरदस्ती मुस्कुराया, तो उसे कैसे सजा दूं? ओट्राव्स्की ने सेक्रेड एम्ब्लेम की ओर देखा, मैं विहिंसा का पक्षधर नहीं हूं, तुम उसे यहां लाकर मेरी प्रीचिंग सुनवा दो, बाइबल पढ़वा दो, वो जीवन की महत्ता समझेगा और अर्थ मदर की करुणा अनुभव करेगा। इससे वो अपने पापों की क्षमा पाएगा। एमलिन को लगा यही तो उसने खुद अनुभव किया था। ये तरीका उसके इरादों के अनुरूप था। न तो एर्नेस्ट बॉयर की मौत, न भीषण प्रतिशोध, और सबसे अहम बात, सैंग्विन के भीतर संघर्ष भी नहीं बढ़ेगा। पर फिक्र की बात यही थी, एर्नेस्ट को हार्वेस्ट चर्च कैसे लाएं? जहां से उसने रजिस्टर किया था, बैकलैंड के सारे सैंग्विन इस इलाके से दूर रहते हैं। एर्नेस्ट भी उनमें से एक था। धोखे से यहां बुलाना नामुमकिन था। हिंसा कर दे तो एंसेस्टर लिलिथ के दिए अंगूठी और मिस मैजिशियन की स्पेल बुक होने के बावजूद उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो सीक्वेंस 5 के समकक्ष था और उसके पास काफी संसाधन थे। सीधे कार्यवाही का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मरने मारने तक का खतरा, और एमलिन कर आरोप भी लग सकता था। शायद मुझे मदद चाहिए। टैरो क्लब में बैकलिन के कई सदस्य हैं। अगर हम साथ काम करें तो एर्नेस्ट को नियंत्रित कर पाना आसान होगा, पर मेरी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। सहयोग के चरणबद्ध इंतजामात होंगे। इस सूझ के साथ एमलिन ने निर्णय कर लिया कि अगले हफ्ते होने वाले टैरो गैदरिंग में वो एक मिशन असाइन करके मदद मांगेगा। उट्राव्स्की ने सहजता से कहा, ठीक है, सोच समझ कर निर्णय लेना। एमलिन ने सिर हिलाया, कुछ दिनों में मैं शांत होकर फैसला लूंगा। फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीज बोने पर ही फल मिलता है, ये धैर्य का काम है, तुम इसे समझते हो। एमलिन ने आदत के अनुसार हाथ जोड़कर सेक्रेड एम्ब्लेम के सामने प्रार्थना की और फिर बाहर निकला। 22 फेल्प स्ट्रीट, लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन। ऑड्री ने एक कागज हाथ पर रखा और डायरेक्टर के ऑफिस की घड़ी की ओर देखा। वो बेचैन थी। आज उसे एस्केलांटे के साथ स्टीफन हैम्प्रेस के घर जाना था। मतलब एक टेस्ट। अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सचमुच सावधान है तो कोई काउंसलर चोरी छुपे देख रहा होगा। ऑड्री जानती थी कि उसके वर्तमान लेवल और स्किल्स के मुताबिक वो किसी हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर की सटीकता नहीं महसूस कर सकती, पर कल्पना कर सकती थी कि वो किन क्षेत्रों में कायल होते हैं। ये उसे घबराता था, डरा देता था कि कहीं उसे पढ़ ना लिया जाए। वो सोचती रही शायद थोड़ी और देर कर देनी चाहिए थी, पर देर करने से शक पैदा हो सकता था और मिस्टर फूल के साउथ कॉन्टिनेंट से लौटने तक इंतजार करना भी बेहतर होता, ताकि वो सीधे फाउंडेशन में मिलवा देता और हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर की जांच का खतरा घट जाता। पर अब देरी संभव नहीं थी। ऑड्री ने खुद को प्लेकेट का मंत्र देकर शांत किया। दोपहर के बाद वो फाउंडेशन नहीं छोड़ी। ऑफिस में बैठकर उसने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर धीरे से मिस्टर फूल से प्रार्थना की। इसके बाद वो एनी और सूजी के साथ कैरेज पर स्टीफन हैम्प्रेस के निवास के लिए निकली।
ठीक जैसे ही कैरेज चलने लगा, अचानक एक चमकदार किरण ने आकाश काटा। उस रोशनी के बीच एक 12 हाथियों वाला एंजल सोने की रोशनी में नहाता हुआ उतरा। उसकी आग सी बनी हुई पंखों की परतें परत दर परत इकट्ठा होकर फिर छटती चली गईं। ऑड्री की दृष्टि झटके से सुधरी। उसने एनी और सूजी की तरफ देखा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ये पिछले एंजल से थोड़ा अलग था। क्या मिस्टर फूल की फिर से जागरण के साथ उसकी कारीगरी वाली एंजल भी और सशक्त हुई है? ऑड्री ने होंठ फड़ाकर मुस्कुराहट छुपाई। अंदर उसका मन सख्त हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में कैरेज स्टीफन हैम्प्रेस के दरवाजे पर रुकी। ऑड्री एनी को सहलाकर नीचे उतरी और सीधे दरवाजे की घंटी बजाई। एस्केलेंटे ने दरवाजा खोला और उसे पहले फर्स्ट फ्लोर के एक्टिविटी रूम में ले जाया गया। एनी और सूजी को सर्विसेज वाले लोग लिविंग रूम में ले गए। एस्केलेंटे ने दरवाजा खोला और ऑड्री से कहा, अंदर आइए, पर खुद भीतर नहीं गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने पहले इशारा किया। ऑड्री ने देखा, एक सिंगल सीटर पर एक बड़े उम्र के श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे थे। वो वही थे, हुइन रैम्बिस। हुइन रैम्बिस राजघराने के काउंसलर और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के एक काउंसलर। टैरो क्लब के अंदर भी उसकी पहचान जानी पहचानी थी। ऑड्री ढके हुए आश्चर्य को छुपा न सकी। वो उम्मीद करती थी कि वो छुपकर अपनी जांच करेगा, पर सीधे यहां बैठना ये आश्चर्यजनक था। हुइन ने हल्की मुस्कान के साथ उठकर विनम्रता दिखाई। आनंद हुआ मिस ऑड्री। ऑड्री ने कुछ पल सोचकर बोली, मुझे नहीं पता आपको कैसे संबोधित करूं। हुइन ने हल्के से हंसते हुए कहा, जैसा हमेशा। उसने सोफे की ओर इशारा किया, बैठिए। ऑड्री ने गहरी सांस ली, मुस्कुराहट संभालते हुए बैठी और पर्याप्त दूरी रखी। और यहाँ कहानी का ये अध्याय अपनी मधुर परतों के साथ रुका। ऑड्री की परीक्षा, एमलिन की योजना, कैटलिया के समुद्री इरादे और फ्यूचर पर होने वाले विद्यालय की निकटता। अब शुरू होता है चैप्टर 974, माइंड वर्ल्ड। विन रैम्बिस ने पोर्सिलीन की चाय का कप उठाकर एक चुस्की ली। ऑड्री, जो बिल्कुल शुद्ध मुद्रा में बैठी थी, की तरफ देखते हुए उसने मधुरता से कहा, इतना रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। मुझे याद है 2 साल पहले हमने बर्मन की एथिक्स फिलॉसफी और कॉन्गसोका की प्रैक्टिसिज्म पर चर्चा की थी। ऑड्री ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मुझे आप और एक साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के काउंसलर को एक साथ जोड़ना थोड़ा कठिन लगता है। विन ने खुद का परिचय नहीं दिया, पर ऑड्री ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि वो वही काउंसलर है। उसने ध्यान रखा, शब्दों को व्यवस्थित किया और खुद को ज्यादा एक जगह केंद्रित होने से रोका ताकि उसे हिप्नोटाइज न किया जा सके। पर तभी ऑड्री की चेतना अचानक तैरने लगी। उसने देखा, ऊपर 7 शुद्ध रोशनियां थीं, जिनमें अनंत ज्ञान भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और घने अवर्णनीय आकार जो सब कुछ ऊपर से ढाक रहे थे। ये था स्पिरिचुअलिटी स्काई, उसके मन की स्पिरिचुअलिटी का प्रतिबिंब। अधीन उस स्काई के एक गहरा काला समुद्र था। हर बूंद रोशनी का एक बिंदु थी, जैसे हर सबकॉन्शियस की उंगलियों पर कोई छाप रही हो। उस समुद्र के किनारे कई द्वीप तैर रहे थे, और उनमें से एक द्वीप ऑड्री का था। वो जानती थी कि ये उसकी चेतना का प्रदर्शन है। समुद्र के ऊपर जो दिखता है वो वही है जिसे वो पकड़ सकती है। जो पानी के भीतर छिपा है वो उसका गहरा सबकॉन्शियस है, वो हिस्सा जो सामान्यतः उसकी पहुंच से बाहर रहता है। ऑड्री ने देखा कि उसके द्वीप के पास एक विशाल ग्रे परत दर-दर होकर अलग हुई और नीचे एक पत्थर का मंच प्रकट हुआ। मंच पर कुछ ही पलक झपकते एक आकृति उभरी। सफेद बाल, गाढ़ा 3 पीस सूट, नीला ग्रे ट्राउजर, डार्क रेड बोटाई। वही हुइन रैम्बिस, पर यहां और भी भयावह, सिर को झुका हुआ, बिना मुस्कान के। उसके चेहरे पर हल्की सी खराश और गोल्डन वर्टिकल आइरिस, मानो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि किसी और का रूपधर था। विन रैम्बिस ने बिना किसी अनुमति के उस द्वीप में कदम रखा, सामूहिक सबकॉन्शियस के समुद्र से होते हुए, और सीधे उस हिस्से पर आ गया जो पानी के ऊपर खुला था। उसका चेहरा अब ग्रे वाइट स्केल से ढका सा दिखा और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। ऑड्री ने हवा में तैरते हुए समझ लिया, वो अब माइंड वर्ल्ड में है, एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी स्काई, कलेक्टिव सबकॉन्शियस का समुद्र और उसका खुद का द्वीप मिलकर उसका आंतरिक मन दर्शा रहे थे। उसने महसूस किया कि मिस्टर फूल के एंजल की वजह से जब विन ने उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में छेड़छाड़ की तो अलार्म बज गया था। उस अलार्म ने उसके सबसे बुनियादी सेल्फ कॉन्शियस हिस्से को अलग कर दिया था, जिससे उसे ये शक्ति मिली कि वो पूरे द्वीप को स्पिरिचुअलिटी स्काई से नियंत्रित कर सके। और यही वजह थी कि वो असली टेलीपैथी से बचने में सक्षम हुई। कितनी चमत्कारी और कितनी दुष्ट। हवा में तैरते हुए उसने भीतर से जवाब दिया, प्रोफेसर से मिलते वक्त मैं भी थोड़ी रिजर्व्ड रहती हूं। और साथ ही उसने माइंड द्वीप को थोड़ा व्यवस्थित किया, जैसे कोई घर में दरवाजा बंद करता है और तहखाने की खिड़की की जांच करता है।
विन ने वास्तविक दुनिया में सोफे पर मुस्कुराते हुए कहा, हिल्बर्ट ने तुम्हारे बारे में बताया, साइकाइट्रिस्ट से हिप्नोटिस्ट तक जल्दी उन्नति। ये दिलचस्प है। मुझे जानना है कि तुमने ये कैसे किया। मैंने एस्केलेंटिस से की सुना, तुम्हारा जवाब था करेज टू मेक यूज ऑफ मैटर्स, पर मैं विस्तार सुनना चाहूंगा। माइंड द्वीप पर विन का अवतार सांप चुप्पी के साथ चारों ओर देख रहा था। ऑड्री ने जानबूझकर कुछ समय लिया और कहा, यह सिर्फ सतही मतलब है, मैटर का इस्तेमाल करने का साहस। मैं हमेशा एक ऑप्शन के तौर पर साइकाइट्रिस्ट को रखती थी। जब मैंने संबंधित बियॉन्ड द पावर्स हासिल की तो मैं लोगों की मदद करके बहुत खुश हुई। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे कुछ टूटकर मेरे खून में घुल गया और मैंने अमूर्त सितारे देखे। तभी मैंने तय कर लिया, मैं हिप्नोटिस्ट बनूंगी। शायद ये सबकॉन्शियस का संकेत था। ऑड्री ने माइंड द्वीप पर नटखट होकर जीभ निकाली, एक तरह से साबित करने के लिए कि वो थोड़ा शर्मीली है और इसीलिए सच बोल रही है। विन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्रतिभावान, तुमने एक्टिंग मेथड खुद ही पकड़ लिया है। एक्टिंग मेथड? ऑड्री ने दोनों दुनिया में हैरानी की झलक दिखाई। विन ने समझाया, पोषण के नाम और उसके सिद्धांत अपनाकर एक्ट करना, ये पोषण की डाइजेशन को तेज करता है और नेगेटिव इफेक्ट्स कम करता है। पर हम इसे आमतौर पर नहीं सिखाते, खासकर सीक्वेंस 6 के पहले। ऑड्री ने पूछा, क्यों नहीं सिखाते? विन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इससे मेंबर्स अपने आप नहीं रहेंगे। कुछ लोग पोषण के अवशेषों द्वारा असिमिलेट हो सकते हैं। पहले 3 सीक्वेंस का काम है धीरे धीरे अपनी शक्ति समझना और सबकॉन्शियस को मजबूत करना, ताकि बाद में एक्टिंग मेथड से आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें। ऑड्री ने मन में लिटिल सन की चेतावनी याद की, सिर्फ एक्ट कर रहे हैं ये याद रखना चाहिए। और उसने सोचा कि वो अब तक ऐसा कर रही है और आगे भी करेगी। फिर उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप एक्टिंग मेथड और विस्तार से समझा सकते हैं? विन ने विस्तार से समझाया और कहा, तुम प्रतिभावान हो और ड्रीम वॉकर के सीक्वेंस 5 पोषण फॉर्मूला पाने की योग्यता रखती हो। पर सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ मिशंस दूंगा। ये निष्पक्षता भी है और ट्रेनिंग भी। सीक्वेंस 5 पर पहुंचकर तुम 2-3 साइकोलॉजिकल डिस्कशन ग्रुप्स की अगुवाई करोगी। तुम्हारे निर्णय और चुनाव नीचे के मेंबर्स की जिंदगियां प्रभावित करेंगे, इसीलिए बिना अनुभव के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑड्री ने सहमति में बोला, समझ में आया। पहला मिशन क्या है? विन ने मुस्कुराते हुए कहा, सरल पर लंबा चलने वाला काम है। जो भी फीडबैक दोगी वो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन में गिना जाएगा। फिर उसने एक धीमी सांस ली और कहा, न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच फटाव बढ़ रहा है। राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि तुम अपने पिता अर्ल हॉल के रवैये पर ध्यान दो। कुछ बिलों और मामलों पर उनके विचार हमें बताओ। चिंता मत करो, इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। हमारा मकसद दरारों को पाटना है। ऑड्री ने माइंड द्वीप पर देखा कि विन का हाथ उसके माथे पर उठा हुआ है, एक संकेत कि ये प्रस्ताव उसके लिए तार्किक और गहराई से जुड़ा हुआ था। पर वो भी ऊपर नीचे हुई अनुभूति से अलर्ट थी। कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत सचेतनता वापस पाई और महसूस किया कि इस बार विन की बात में सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मतलब छिपा हुआ था। और यहीं माइंड वर्ल्ड की सतह पर तैरते हुए ऑड्री ने जाना, ये मुलाकात, ये मिशन और ये अपेक्षा केवल उसकी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं थी, ये उसे समाज के बड़े जाल में खींचने का एक कदम था। अब शुरू होता है चैप्टर 975, अ फेमिलियर फीलिंग। ऑड्रे ने माइंड वर्ल्ड में तैरते हुए नीचे अपनी चेतना की उस छोटी सी द्वीप सी जगह को देखा और उसके मन में एक अजीब सा ठहराव आया। वो चुपचाप सोचने लगी, अगर मेरे पिता के ट्रम्प कार्ड्स के बारे में जानकारी होना उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? ये किसी बिल या मुद्दे पर उसके पक्ष या विरोध को प्रभावित कर सकता है। ये प्रभाव दूरगामी होगा। इसी क्षण उसे सब कुछ समझ में आ गया कि विन रैम्बिस ने क्यों कुआरॉन को आत्महत्या के लिए मढ़ा था। ऑड्रे ने वर्षों से इस मामले पर शक किया था। उसने अलग अलग सोर्सेज से सूचना जुटाई थी और तस्वीर बड़े साफ साफ दिखने लगी थी। पर असली मकसद वो तभी समझ पाई जब विन के शब्द उसके कानों में गूंजे। ये जाल कंजर्वेटिव पार्टी के ट्रेजरी पर निशाना साधता था। बैरन सिंड्रस की जेब से जुड़े तारों को खींचने का प्रयास। अगर वो सही तरह प्रतिक्रिया न दे तो उसका नाम बेनकाब हो सकता था और आधिकारिक बियॉन्डर संस्थाएं मामला उठा सकती थीं। पर योजना में हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर जैसा तमाशा नहीं था और जब ड्वीन डांटेज ने अनपेक्षित रूप से हस्तक्षेप किया तो पूरा प्लान धंस गया। पर आश्चर्य के साथ कोई सुधार नहीं दिखा। ये सब ऑड्री को अजीब लग रहा था और आज विन की बातों ने उसे कारण दिखा दिया। विन रैम्बिस के लिए बैरन सिंड्रस को गिराना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसका असली लक्ष्य पार्टीज के बीच दरार को गहरा करना था। उसने आत्मा में कहा था कि वो दरारें भरने का काम कर रहा है, पर असल में वो उन्हें इतनी गहरी कर देना चाहता था कि वो पूरी तरह अलग हो जाए।
ऑड्रे ने शांत मन से विन को उत्तर दिया, मैं अमीरों और राजनीति की चिंता समझ सकती हूं, मैं इस पर मेहनत करूंगी। माइंड आइलैंड पर खड़ा विन रैम्बस अपना सिर नीचे करके बोला और फिर वास्तविक दुनिया में सोफे पर बैठे वो मुस्कुराते हुए नुकीली बात कह गया, तुम बहुत दयालु युवा लेडी हो। उसकी आंखें गहरी हुईं और उसने जो शब्द कहे वो सीधे ऑड्रे की याददाश्त में एक पत्थर की तरह बैठा दिए गए। तुम्हारी पहचान और रोजमर्रा के हालात के कारण तुम मुझे भूल जाओगी। तुम सिर्फ हिलबर्ट, स्टीवन और एस्केलेंटे को याद रखोगे। जरूरी खबरों के समय तुम मुझे एक शैक्षणिक सलाह के बहाने याद करोगे। जब तुम मेरे कमरे में आओगे तुम्हारी खोई हुई यादें वापस आ जाएंगी। विन के शब्द सुनकर माइंड आइलैंड पर उसकी प्रतिकृति उन्हीं शब्दों को दोहराने लगी और एक रॉक बनकर उसके सबकॉन्शियस में धंस गया। उस वक्त ऑड्रे को ऐसा लगा जैसे वो दो हिस्सों में बट गई हो। एक हिस्सा जो उस द्वीप पर था, जिसे अब वो नाम और चेहरे से नहीं पहचान पा रही थी। वो केवल याद रखती कि उसने स्टीफन हेम्प्रिस के यहाँ जाकर काउंसलर से मुलाकात की और एक्टिंग मेथड की मंजूरी मिली। दूसरा हिस्सा ऊपर आसमान के नीचे तैरता हुआ वो पूरा सच जानता था, पर शांत और आशावान बना रहा। ऑड्रे ने तुरंत महसूस किया कि ऊपर वाला हिस्सा असली सेल्फ कॉन्शियसनेस है। उसने अपना नियंत्रित हिस्सा उठाया और मुरझाए हुए अंदाज में कहा, हाँ सर। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे कोई कठपुतली जिसके धागे कसे जा रहे हों। दरवाजा बंद होते ही दोनों हिस्से फिर से जुड़ गए। यादों के भिन्न अंश एक हो गए। कुछ सेकंड के लिए उसे हल्की उलझन हुई, पर अपने अनुभव और हाइपोथेरेपी की वजह से उसने तुरंत सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। क्या वो शक्तिशाली माइंड रीडिंग और हिप्नोसिस कर सकता है? ऑड्रे ने सोचा। विन ने सीधे उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड और सोल बॉडी तक घुसपैठ की, कलेक्टिव सबकॉन्शियस के जरिए। पर मिस्टर फूल के एंजल की कृपा से अलार्म बजा और उसकी यादें पीली पुरानी तस्वीरों जैसी रह गईं। फिर भी वो बोल्ड होकर सोच रही थी, मैं भी ऐसा कर पाऊंगी। मिस्टर फूल के आशीर्वाद कमाल के हैं। मैं सिर्फ पिताजी के कम महत्वपूर्ण विचारों की ही जानकारी दूंगी। उसके मन में मूड अच्छा हो गया था। वहीं दूसरी ओर भारी धुआं उड़ाते स्टीम लोकोमोटिव बैकलैंड की ओर दौड़ रहा था। क्लीन कई दिनों की यात्रा के बाद फिर राजधानी पहुंचा। ड्वेन डांटेस के वेश में, टॉप हैट, औपचारिक सूट और सोने की इनलेड केन के साथ वो शालीनता से फर्स्ट क्लास की केबिन से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म पर ठहरा। पीछे पीछे एंजो था, अब नाम बदलकर एन्यूनी कर दिया गया था, जो सदर्न कॉन्टिनेंट के ट्रेड और क्लाइंटेल से निपटेगा। असल में यह सिर्फ एक बहाना था। क्लेन ही ज्यादातर यात्राएं करेगा, पर छोटे मोटे सौदे एन्यूनी के जरिए सहजता से निपटेंगे। डेनिस जैसा नाम और गवर्नमेंट स्पैरो के संपर्क मिलते जुलते सीधे मदद देना शक पैदा कर सकता था। स्टेशन छोड़कर वो एक कैरेज में बैठा और 160 बॉकलैंड स्ट्रीट पहुंचा। रात हो चुकी थी और गलियों की लैंप्स जल चुकी थीं। बटलर वॉल्टर और हाउसकीपर टनेजा, सेवक, बागीचे वाले और कोचमैन राजसी अंदाज में दरवाजे पर खड़े थे। उनका सलाम और आदर देखकर क्लीन ने भीतर कदम रखा और चुपके से सर हिलाया। ये नाटक बिल्कुल अभिजात्य जीवन जैसा था। ये थोड़ा मजेदार भी लगा उसे। अगर मैरियोनेट मुझसे 1000 मीटर से ज्यादा दूर ना रह सकती तो शायद मैं वैलेट नहीं बदल पाता, उसने अंदर ही सोचा। उसने रिचर्डसन, अपने वैलेट को देखा। लड़का थोड़ा फीका पड़ रहा था और एन्यूनी की तरफ बार बार आंखें घुमा रहा था। क्लेन ने रिचर्डसन को प्रमोशन का आश्वासन देते हुए कहा, तुम मिस्टर वॉल्टर के सहायक बन जाओ और एक बाहरी मैनर के लिए इंफॉर्मेशन जुटाओ। रिचर्डसन चौंका और फिर प्रसन्न हुआ। जी सर। ये छोटी सी पोजीशन ही एक तरह की बढ़ोतरी थी। वॉल्टर ने मालिक के सेटलिंग इन, स्नान और खाने की व्यवस्था संभाली। बाद में एन्यूनी ने क्लेन को तीसरी मंजिल तक छोड़ा और कुछ बातें की। क्या वो कोई मैनर लेना चाहता है? क्लेन ने तिजोरी और शर्ट सूट की थकान में कहा, कुछ बहुत महंगा नहीं, बस एक विनयार्ड और ब्रूरी वाला मैनर। वो ऑटम और विंटर में हंट और मित्रों को बुलाने के लिए ये जरूरी मानता था। सोशल स्टेटस के लिए ये छोटा सा अनिवार्य नियम था। दोपहर के बाद क्लेन ने बिस्तर लिया और कॉजिटेशन की मदद के बिना गहरी नींद में डूब गया। पर कुछ अज्ञात समय के बाद उसकी आंख खुली। उसे लगा किसी ने 160 बॉकलैंड स्ट्रीट में प्रवेश किया है। फिर से पहली रात लौटने पर ही उसे किसी ने बीच रात जगाया था, अब फिर वही साए आ रहे हैं। किसी ने घर में कदम रखा है। अब शुरू होता है चैप्टर 976 ज़ीलेट। पजामे पहने क्लाइन एकदम सकपकाकर बिस्तर पर नहीं हिला। उसकी स्पिरिचुअल सेंसिंग ने बताया घर में कोई घुस आया है। उसकी आंखों के सामने इंट्रूडर के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स झिलमिला उठे। यानी अगर वो चाहे तो बिना पलटकर बिस्तर से उठे बिना ही 160 बोकलैंड स्ट्रीट के हर शख्स को अपनी मरियोनेट में बदल सकता था। बेशक एक डेमीगॉड, एक बिजारो सोर्सरर होने के नाते पास की कुछ इमारतें भी दायरे में आती थीं। उसने अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा, बहुत सी स्पिरिट बॉडीज उस अजनबी के चारों ओर थीं।
किसी एक ने उसे हवा में उठा रखा था, वो विपरीत बैल्कनी पर जा उतर रहा था। क्या वो डेथ पाथवे का बियॉन्डर है या एवरनाइट का? ऐसा कर पाने के लिए कम से कम सीक्वेंस 6 चाहिए। क्या वो रिचर्डसन को ढूंढने आया है? नहीं, वो मेरे बेडरूम की ओर चल रहा है। अब वो दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से खटखटा रहा है। उसे तय है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। क्लाइन ने थोड़ा भारी चेहरा बनाकर बैठकर सोचा। उसने पहले स्पिरिट बॉडी थ्रेड से अनुमान लगाया, फिर सीधे अपनी दृष्टि से अ मेंटल सीन, घटने वाली हर क्रिया का प्रोजेक्शन बना लिया। सीक्वेंस 4 पहुंचने के बाद न सिर्फ उसकी क्लाउन जैसी खतरे की सिक्स्थ सेंस मजबूत हुई थी, बल्कि ग्रे फॉग के ऊपर से मिलने वाली उस रहस्यमयी शक्ति की वो खींचतान भी गुणात्मक बढ़ चुकी थी। दोनों के मेल से दूरी के बावजूद घुसपैठिए की सूरत और चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रहा। उसने बिस्तर छोड़ा, स्लीपर पहने और पजामे को संभाला, रिक्लाइनिंग चेयर पर गया और आराम से बैठा, जैसे कोई अपने रोजमर्रा के मेजबान की तरह। उसने कहा, कृपया आइए। मास्टर बेडरूम का दरवाजा चुपके से खुला। ठंडी हवा नहीं आई, सिर्फ दालान में हवा घुसी और फिर पलकियां हिलने लगीं। प्रवेश करने वाला शख्स ड्वेन डांटेस जितना उम्रदार, उसी कद का था। काले बाल, भूरी आंखें, लोनीज की क्लासिक कटिंग, सिल्क का टॉप हैट और पतला चेहरा, एक तरह की ठंडी शोभा, जैसे उपनगरीय कब्रिस्तान की रात। क्लाइन की आंतरिक दृष्टि ने गिनती कराई। अनेक स्पिरिट बॉडीज मध्य वही उस अजनबी को गले लगा रही थीं। वो एक डेमी गॉड था, ये उसकी भावना ने फौरन बताया। क्लाइन को सिर में हल्की चुभन हुई। वापसी के जरा पलों में कोई डेमी गॉड उसके यहाँ क्यों आया? ड्वेन डांटेस के नाम से अभी तक चर्च ऑफ एवरनाइट के बैकलैंड आर्चबिशप के अलावा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ था। दूसरी ओर अजनबी ने 2 कदम में अपने हाथ नीचे कर दिए, कमर झुकाई और एक अजीब तरह से गहरी झुककर नतमस्तक हुआ। साथ में एक ठंडी हवा बौछार आई और दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। क्लाइन चौंक गया, मगर चेहरे पर रियायत या गुस्सा कुछ नहीं दिखा। उसके दिमाग में त्वरित अनुमान आया। डेमीगॉड ने वहीं झुककर कहा, धीमी गहरी आवाज में, प्रकाशना के उत्तर में, मैं पैट्रिक ब्रायन, न्यूमिनस एपिस्कोपेट से आपका आगमन सुनने आया हूं, योर एक्सेलेंसी। प्रकाशना। क्लाइन ने अपनी मांस हंसी नियंत्रित की। उसके अंदाजे सन्नाटे में बदलने लगे। एवरनाइट गॉडेस ने आर्टिफिशियल डेथ पर अपना नियंत्रण और गहरा कर लिया था, यानी डेथ पाथवे की यूनिकनेस पर वो असर कर पा रही थी। अब वो ऊंची रैंक के न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्यों को रेवलेशंस दे सकती थी। क्लाइन ने धीमे स्वर में पूछा, ईश्वर की प्रकाशना क्या है? ब्रायन आधा खड़ा हुआ और उत्साह के साथ बोला, हम सफल हुए। देवता जाग गया है। उन्होंने आज मुझे आदेश दिया है कि अब से मैं आपके आदेश सुनूं और आपके इंतजाम माने। क्लाइन ने ये पहले से अनुमानित कर लिया था, पर फिर भी चेहरे पर एक गर्माहट आई, हंसी और आंसुओं के बीच का अजीब सा मिजाज। ये बताता था कि अब वो एवरनाइट का ब्लेस्ड भी बन चुका है और साथ साथ आर्टिफिशियल डेथ का आंशिक रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ वर्क को गुप्त तरीके से नेतृत्व करने का घाटा या वरदान। क्लाइन ने सांस ली, दाहिना हाथ छाती पर रखा। पवित्र दिखने की चाल में उसने कहा, ईश्वर की इच्छा जैसी हो वैसी ही मेरी इच्छा। फिर वो ब्रायन की ओर इशारा कर बैठने के लिए कहा, एक कुर्सी लीजिए और अपना परिचय दीजिए। बुनियादी शिष्टाचार तो यही है। क्लाइन के मन में एक त्वरित तार आया। ये गॉडेस ने आर्टिफिशियल डेथ को गहमैन स्पैरो के नाम पर जोड़कर संचालित किया होगा। गहमैन स्पैरो के डेथ काउंसिल से लगे होने के कारण अगर किसी ने छानबीन की तो वे गहमैन स्पैरो तक पहुंचना मानकर सब कुछ समझ लेंगे। इसलिए क्लाइन ने जानबूझकर डांटेस का व्यवहार गहमैन स्पैरो जैसा रखा, भ्रम की रणनीति। पैट्रिक डायन धीरे से सोफे पर बैठा और अपना परिचय विस्तार से दिया। लोनीज मूल का, ईस्ट बालम ने बिजनेस, बीमारी से मृत्यु की कगार पर खड़ा था, फिर न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रिचुअल ने उसे बचाया। उसने गुप्त रूप से अपना धर्म भी बदला। उसने कहा कि उसके फिक्शन वाले फैक्शन को बाकी लोग निंदनीय मानते हैं, वे सैक्रिलेज कर रहे हैं, एक नई डेथ बनाने की कोशिश में। पर वो दावा करता है कि वे सिर्फ जागृत करने की प्रक्रिया में थे। उनका मानना था कि फोर्थ एपॉक में गॉड न मरा, बस सो गया है, उसे जगाने के लिए श्रम चाहिए। क्लाइन ने अपने भीतर के जानकारी टुकड़ों को जोड़ते हुए सोचा, ये विवरण पुरानी क्रॉनिकल से मेल नहीं खाता। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के उच्च पदस्थ लोग जानते थे कि वे हिडन सेज की प्रक्रियाओं की नकल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डेथ को जीवित करने की जुगत। तो ये शख्स कैसे कोर मेंबर नहीं हो सकता? और डेमीगॉड होते हुए भी इतना अनभिज्ञ कैसे? ब्रायन ने ईमानदारी से कहा कि उनके पास वर्तमान में 3 सेंट्स और 8 एंजल हैं। वे ईस्ट बालम में हैं और वो बैकलैंड संभाल रहा है। क्लाइन के पास लेनार्ड से मिली जानकारी थी।
न्यूमिनस एपिस्कोपेट के कई छोटे छोटे टीम्स बैकलैंड में काम कर रहे थे, पर किसी का सेंट्रलाइज्ड हेड नहीं था। ब्रायन की जानकारी में भी विसंगति थी, पर क्योंकि वो रेवलेशन के फोकस पर था, उसकी कही बात सत्य परखी जा सकती थी। क्लाइन ने सवाल किया, उस एंजल का नाम क्या है, वो कहाँ है, और कोई रेवलेशंस मिली हैं? पैट्रिक ने निर्भीकता से कहा, हमसे पूछा नहीं गया, हमने दूसरों से जांच करने का अधिकार नहीं मांगा। हमारे लीडर का नाम हेटर है, पूर्व चर्च का आर्च बिशप, जिसे गॉड की कृपा से एंजल बना दिया गया। वो लंबी कोशिशों में हेविली करप्टेड हो गया और अब मौजूलियम से बाहर नहीं आ सकता, वरना वो नियंत्रण खो देगा। वो मेरा टीचर है। ये सुनकर क्लाइन की सोच और स्पष्ट हुई। ये डेमीगॉड पैट्रिक ब्रायन शायद आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का एक बाई प्रोडक्ट था। हीटर और अन्य सेंट्स ने उसे प्रयोग के लिए रखा था। शुरुआत में उसे बलि के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना थी, पर अप्रत्याशित बदलाव हुए और डेथ्स यूनिकनेस ने कुछ बदल डाला। ब्रायन बच निकला और आर्टिफिशियल डेथ से जुड़ गया। उसे पोशंस दिए गए, फेथ सिखाया गया और वो तेजी से ऊपर चढ़ा, एक डेमीगॉड बन गया। पर फिर भी कोर मेंबर के बजाय एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। उसे बैकलैंड भेजा गया ताकि वो रिचुअल्स करे और आर्टिफिशियल डेथ को जागृत करने की कोशिश जारी रखे। साउदर्न कॉन्टिनेंट वालों ने उसे सच नहीं बताया, वो केवल एक इस्तेमाल किया गया नतीजा था। क्लाइन ने अपनी समझ को समेटा, गॉडेस का यूनिकनेस पर अभी भी सीमित नियंत्रण था। वो सिर्फ उसी व्यक्ति को रेवलेशन दे सकती थी जो सीधे आर्टिफिशियल डेथ से जुड़ा हो। शी कुड नॉट बीट हेटर एंड द अदर सेंट्स। क्लाइन ने सोचा और पूछा, तुम्हारी वर्तमान सीक्वेंस क्या है? पैट्रिक ने सच्चाई छिपाई नहीं, मैं एक अनडाइंग हूं। क्लाइन के भीतर कई विचार दौड़े। यहां एक नया खेल चल रहा था। एक ऐसा जीलेट जो खुद प्रयोग का फल निकला, अब बैकलैंड में रेवलेशन लेकर आया है। और क्लाइन, जिसने जानबूझकर इसे गहमैन स्पैरो के नाम पर झुकाया था, अब इस नए रिश्ते का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। रात और गहरी हुई और बेडरूम की खिड़की से बाहर का बैकलैंड उजाले में चमकता रहा, पर अंदर की हवा अब पहले जैसी शांत न थी।